आज बड़ा ही खुश हूं मैं। जी मैं हूं सुमंत अय्यर, एक मध्यम वर्गीय परिवार का 28 वर्षीय गुड्डूर का रहने वाला हूं और भोपाल में कार्यरत हूं। आज तो पैर जमीन पर ना पड़ रहे मेरे, बात ही ऐसी है। आज प्रमोशन मिला है और साथ ही साथ दिवाली का बोनस भी, और तो और मेरी छुट्टी भी सैंक्शन हो गई है। ये कहानी 10 साल पहले की है, जब एक बार गर्मी में घर जाते समय स्टेशन पहुंचने में लेट हो गया था, तो जल्दी में हम ट्रेन के प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में चढ़ गए। तो हम वहां की सुविधाएं और आराम देखकर थोड़ा ललचा गए, लेकिन क्या करें, हिसाब किताब बीच में आ गया। पहले तो वही चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि हैसियत तो शयनमान श्रेणी की थी। अगले स्टेशन पर उसमें से उतरते समय मन ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पहला प्रमोशन मिलते ही इसी में टिकट बुक कराऊंगा और दूसरे प्रमोशन पर हवाई यात्रा। छुट्टी सेक्शन होते ही खुशी खुशी सबसे पहला काम टिकट बुक करना ही किया। आराम से मिल भी गया। गर्मी का समय होता तो शायद वेटिंग में भी नहीं मिलता। ऑफ सीजन था, सोचा चलो धक्कम पेल नहीं होगी। टिकट में देखा तो ट्रेन का समय रात का था। सोचा अरे घर जाना है, तैयारी भी तो करनी है। सो फटाफट ऑफिस का कार्य निपटाने में लग गया। पूरा होते ही आनन फानन घर पहुंचा और जल्दी जल्दी बैग में सामान रखने लगा तो आदतन पतला कंबल और तकिया भी उठा लाया। फिर याद आया, अरे पागल है क्या, वहां तकिया कंबल चादर सब मिलेगा। तो झटके से पटक दिया और जल्दी से बैग पैक किया। घड़ी देखी 8 बज रहे थे। ट्रेन का टाइम 10 बजे का था, तो जल्दी से बाथरूम में घुसा और नहाकर तैयार हो गया। 1 घंटा तो रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगेगा और अभी तो पेट पूजा भी करनी है। तो जल्दी से कमरा लॉक किया और TR1 बस पकड़ी और 10 नंबर पर उतरा और साउथ इंडियन कॉर्नर पर जाकर जल्दी से एक मसाला डोसा और सांभर बड़ा ऑर्डर किया और खत्म किया। फिर एक ऑटो लेकर स्टेशन पहुंचा। घड़ी देखी तो 9:40 हो गए थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े ही टिकट वगैरह चेक किया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। बुलेटिन बोर्ड पर देखा तो ट्रेन राइट टाइम थी। थोड़ी देर जल्दी में था तो ध्यान नहीं दिया, पर कोच के नंबर के नीचे ही खतरे का निशान बना हुआ था। ध्यान देकर भी सिरे से खारिज कर दिया कि ये भी कोई ध्यान देने वाली बात है। अरे ये तो हमारे यहाँ का जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि हम अपनी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम भारतीय कैसे हुए भाई। जैसे ही कोच में पहुंचा तो देखा तो सब तरफ बस पर्दे ही पर्दे नजर आए। इक्का दुक्का केबिन की लाइट जल रही थी, ना ही कोई चहल पहल ना ही कोई रौनक थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फूले हुए गुब्बारे की हवा निकाल दी हो, पर फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया, अरे बुद्धू, ये प्रथम श्रेणी का AC डिब्बा है, सो घिचड़ पिचड़ थोड़े होगी, यहां थोड़ी प्राइवेसी होती है। मैंने अपने आप को समझाया और अपनी बर्थ ढूंढकर सामान सीट के नीचे जमा दिया और विंडो पर जाकर बैठ गया। ट्रेन का थोड़ी देर का स्टॉपेज था। कुछ ही देर में पटरी पर सरकने लगी। ठंड का मौसम तो था ही, फिर AC कोच। थोड़ी देर में ही मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने बर्थ पर रखा कंबल ही ओढ़ लिया। एक तो पूरे कोच में मेरे अलावा एक भी इंसान नहीं, इतना डरपोक भी नहीं हूं। पर सच बोलूं तो मुझे ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा था। मेरे खुश होने की और इस यात्रा को लेकर जो मेरे ख्याल थे सब हवा हो गए थे। कोच में एक रेलवे का कर्मचारी तक नहीं था। मैं हमेशा ट्रेन की भीड़ भाड़ से त्रस्त हो यह सोचा करता था कि कितना अच्छा हो यदि सफर करते समय कोई यात्री ही ना हो, लेकिन आज पहली बार लग रहा था कि लोगों का होना कितना जरूरी है। अजीब सी घबराहट हो रही थी। सफर तो रात का था, सोना ही था, फिर भी बहुत डर लग रहा था। ऐसे में नींद कैसे आएगी, न जाने क्यों। ट्रेन की सफेदी डरा रही थी मुझे। जहां देखो सफेद पर्दे, सफेद चादर, सफेद तकिया। रह रह के मन को आशंकित करते अजीबो गरीब ख्यालात मुझे परेशान कर रहे थे। मेरा मन रोने जैसा हो रहा था। मैं भगवान को मना रहा था कि रहम कर दो, कोई यात्री गण भेज दो। ये कहते हुए मैंने अपनी पलकों को बस बंद करके खोला ही था कि क्या देखता हूं कि मेरे सामने की सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है। ये इतना अप्रत्याशित था कि मैं बता नहीं सकता। डर की वजह से मेरी दिल की धड़कनें ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रही थी। घबराहट में मैं बिना पलक झपकाए उसे पागलों की तरह घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा से प्रकट हुई हो। मेरा दिल, दिमाग और 6 की 6 इंद्रियां सिर्फ ये जानने में मशगूल थी कि वह केबिन में कब आई। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसका पूरा ध्यान केबिन में केंद्रित था। मैंने उसे आते नहीं देखा। वो यहां कब आई? मैं अभी इसी में उलझा हुआ था कि तभी एक शहद से मीठी सम्मोहित करती सी आवाज सुनाई दी। तो जैसे मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैं अचकचा के वहां देखने लगा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? जब उसने मुस्कुराते हुए पूछा
तो मैंने अपनी ओर ध्यान दिया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैंने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदले और चेहरे पर एक मुस्कान चस्पा करके हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, वो आपको अचानक से देखा ना तो चौंक गया था। आप कब आई देखा नहीं तो। सही बात खुद ब खुद मुंह पर आ गई तो थोड़ा अपने आप पर जैम भी गया। वो खिलखिलाकर हंस दी और बड़ी ही बेतकल्लुफी से मुझे उंगली दिखाकर अपने पेट पर हाथ रख हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, आप डर गए थे ना। सही सोचा ना मैंने, और वो हंसने लगी। मैं थोड़ा झेंपते हुए खिसियाई हंसी हंसते हुए बचा मुद्रा में बोला, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अचानक आपको देखा तो आप भी ऐसे किसी को अचानक देखोगी तो आप भी। ये कहते हुए पहली बार मेरी नजरें उसके चेहरे पर गई तो देखता रह गया। खूबसूरत घनी पलकों से सजी बड़ी बड़ी सुंदर काली हंसती आंखें, गुलाबी होंठों के बीच से झांकती हुई मोती जैसी दंत पंक्ति, श्वेत गोरा रंग, काले घुंघराले बाल जिन्हें उसने आधा एक क्लेचर में बांध रखा था। उनमें से कुछ लटें निकलकर उसके गोरे चेहरे पर गिर रही थीं और उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। वह 20-21 वर्ष की युवा लड़की थी। जब मैं बोलते बोलते रुक गया तो उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा तो दोनों की नजरें जैसे ही मिली तो वह थोड़ा असहज हो गई। उसे ऐसे देख मुझे लगा जैसे मैं कोई चोरी करते पकड़ा गया हूं। तो मैंने अपना चेहरा खिड़की की ओर फेर लिया। वह उसकी अधूरी छोड़ी बात पूरा करते हुए बोली, जी सही कहा, मुझे सच में बहुत ही डर लग रहा था। कोच में कोई भी नहीं था। जब आपको देखा तो मैं यहां आ गई। मेरा नंबर अलग है, कोई आ जाएगा तो मैं तब चली जाऊंगी, तब तक यहां बैठ जाऊं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, भला मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। एक से भले दो। सच बताऊं तो मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ऐसे ना कभी अकेले सफर नहीं किया है। मैं अपनी ही रॉ में बोलता चला गया। अच्छा, उसने कहा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसके ऐसे मुस्कुराने पर मुझे समझ आया कि मैं क्या बोल गया। अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आया। अंदर ही अंदर खुद पर कुड़ रहा था कि क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ट्रेन अपनी गति से दौड़े जा रही थी। वह लड़की अपने ही कामों में लग गई। उसने कुछ खाने को निकाला और खाने लगी। औपचारिकतावश उसने एक बार मुझे भी पूछा, फिर अपने में ही लगी रही। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसमें ही लगा था। मैंने एक पत्रिका निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। नाटक ही कहेंगे क्योंकि आंखें तो कनखियों से गाहे बगाहे उसे ही ताड़ने में लगी हुई थी। पूरा दिमाग भी इसी तरकीब में ही लगा था कि उससे बात कैसे करूं। कहीं मेरे बात करने से मुझे छिछोरा ना समझ ले कि लड़की देख ही नहीं और हो गए शुरू। बेसब्र तो नहीं लगूंगा। इसी ऊहापोह में लगा हुआ था कि मेरी शरीफ व्यक्ति की छवि भी बनी रहे और मैं उससे बात भी कर लूं। मैंने एक बार फिर उसे देखा तो वह अपना फोन चला रही थी। अरे यार छोड़ो, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। आखिरकार अपने मन से हार ही गया। बड़े उत्साह से बोला, सुनिए। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे देखा तो मैंने चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान लाते हुए कहा, यदि आप बोर हो रही हो तो मेरे पास कुछ पत्रिकाएं हैं, यदि आप पढ़ना चाहे तो। उसने भी एक औपचारिक मुस्कान के साथ मेरे इस प्रयास को विफल कर दिया। बस सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं अंदर ही अंदर झल्ला सा गया कि बड़े तेवर है यार। मैं क्या भेला लगता हूं इसे कि मुझसे बात करने में तकलीफ हो रही है। शायद कहीं मेरे अहम को चोट लगी थी। थोड़ी देर में वह मुझे सोने की तैयारी करते दिखी और थोड़ी देर में ही कंबल ओढ़कर सो गई। मेरा भी उत्साह ठंडा हो गया तो मैं भी फोन चलाने लगा, पर न जाने क्यों मेरा मन उसी की ओर खींचा जा रहा था। न चाहते हुए भी रह रह के उसके चेहरे पर ही नजर जा रही थी। विपरीत लिंगी होने का असर था या कोच का तन्हा माहौल, पर मैं अपना ध्यान उससे हटा ही नहीं पा रहा था। तभी मेरी नजरें उसके चेहरे पर ठहरी ही थीं कि मुझे लगा कि उसने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां ही गायब थीं। मैं डर के मारे अंदर तक हिल गया। एसी की ठंडक में भी पसीने आ गए। मैंने अपने आप पर विश्वास करने के लिए एक बार फिर डरते हुए उसे देखा तो सब नॉर्मल था। मुझे जैसे राहत मिल गई हो। मैंने अपने आप को झटका, पागल हो गया क्या? कैसे कैसे वहम हो रहे हैं। अच्छी भली तो सो रही है। अपने को संयत करते हुए एक लंबी सांस खींचकर छोड़ी और बोला, मुझे सो जाना चाहिए, दिमागी फितूर हो रहा है मुझे। मैंने अपना कंबल सही किया और सोने के लिए लेट ही रहा था कि उस लड़की ने उस तरफ करवट ले ली। तो मैंने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, अब अच्छे से नींद आएगी। पर लगता है कि मेरा दिन ही खराब था। भगवान मुझसे गिन गिन कर बदला ले रहे थे। मेरी नजरें फिर उसकी तरफ गईं तो देखा कि करवट लेने से उसकी कंबल उस पर से हट गई थी और उसके पैरों के नीचे दब गई थी।
जिससे उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और उसकी फ्रॉक खिसक कर घुटनों से जरा ऊपर पहुंच गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक विपरीत लिंगी की सहज वृत्ति थी या फिर पुरुष सोच का कमीनापन। मैं अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पा रहा था और मेरी भावनाएं थोड़ी असंयत सी हो रही थी। मेरा मन ये करने से रोक रहा था मुझे, पर जैसे मेरी नजरें अपने लोभ को संवरण ही नहीं कर पा रही थी। ना चाहते हुए भी वहां से हट ही नहीं रही थी। पर कहते हैं ना कि हमारे संस्कार या आदर्श कह लीजिए, हमें नैतिकता का पाठ अनुसरण करा ही देते हैं, जो हमें बहकने भटकने से बचा ही लेते हैं। आखिरकार मेरी इस अंदर बाहर की लड़ाई में मेरा जमीर थक हार कर जीत ही गया। मेरा मन मुझे धिक्कार उठा। वह तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा के लिए आई थी और तुम उसे ऐसे। छी। मेरा मन ग्लानि से भर उठा। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और मेरे बर्थ पर जो चादर पड़ी थी वो उठाई और जाकर उस पर डाल दी। मुझे थोड़ी शांति सी मिली और मैं अपनी बर्थ पर आकर उस ओर करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। करीबन रात के 1:30 से 2 बजे के बीच का समय होगा। थकान की वजह से मुझे भी नींद आ ही गई थी। तभी अचानक से कुछ सन्नाटे को चीरती आवाजों ने मुझे नींद से जगा दिया। आवाजें इतनी तीव्र और डरावनी थी कि मैं घबरा कर उठ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई लोग एक साथ कोच में आ गए हो और किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो। प्लीज हेल्प, बचाव की आवाज आ रही थी। उठते ही सबसे पहले मेरी नजरें उस लड़की की सीट पर गई तो वो वहां पर थी ही नहीं। हे भगवान, कहीं वो उसके साथ तो नहीं। डर के मारे मैं सीट से उछक कर खड़ा हो गया। एक तरफ मेरी डर से घिघी बंध रही थी तो दूसरी तरफ उस लड़की की चिंता में चैन नहीं आ रहा था। बहुत सोच विचार करके मेरी संवेदनाएं जीत ही गई। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता, कुछ तो करना ही होगा। डर से मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने अपने बैग से सामान को बांधने वाली लोहे की चैन निकाली और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। डर से मेरे पैर कांप रहे थे और मेरे धड़कनों की आवाज धाड़ धाड़ मेरे कानों तक सुनाई दे रही थी। मेरे केबिन के 2 केबिन बाद तीसरे केबिन से लाइट आ रही थी, वहीं से आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, डर की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी कि ज्यादा लोग हुए तो कैसे लड़ूंगा। मैंने डरते डरते केबिन के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर देखा कि कितने लोग हैं। अंदर का हाल देखकर मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मैंने झटके से पर्दा हटाया तो वह मुझे देख पहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन मेरे हाथ में चैन देखकर, मेरी हालत देखकर उसे सब समझ आ गया। उसने जल्दी से अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया। बोली सॉरी। फिर मेरी हालत को देखते हुए, कंट्रोल करते हुए, पर जब कंट्रोल ना हुई तो वह फिक करके जोर से हंस पड़ी और बोली कि आप क्या समझे कि कोई मेरे साथ। इसके बाद उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर हंसने लगी। मैं झल्लाया हुआ मूर्खों की तरह खड़ा था वहां। फिर समस्या की गंभीरता को भांपते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोली, जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, पर मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। वो क्या हुआ कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मोबाइल चला लिया जाए, पर देखा कि आप सो रहे थे। मुझे लगा कि इसकी आवाज से आपको प्रॉब्लम होगी तो उठकर यहां आ गई। सॉरी, चलिए अपने ही केबिन में चलकर बैठते हैं। कहते हुए वह मेरे आगे आगे चलने लगी। वह फिर भी दबी हुई मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए मुझे कनखियों से देखती जा रही थी। अब मैं क्या कहता, मेरा चेहरा देखने लायक था। मैंने सिर उठाकर भगवान को याद करके मन ही मन कहा, क्यों मेरी लेने में लगे हो, बस करो। जब से आया हूं कुछ ना कुछ लगा हुआ है और मैं हवा निकले गुब्बारे की तरह उसके पीछे चलते हुए अपने केबिन में पहुंचा। पर मेरे मन में फिर वही विचार घुमड़ घुमड़ होने लगे कि मोबाइल की आवाज 3-3 केबिन छोड़कर भी इतनी तेज कैसे आ सकती है यार, जैसे कोई लाउड स्पीकर लगा हो। रियल आवाज और मोबाइल की आवाज में बहुत फर्क होता है। इतना बेवकूफ थोड़े ही हूं कि अंतर समझ ना आए। मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, मुझ पर ना लगता है कि खाली कोच के माहौल का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। मैं अपने आप को समझाए जा रहा था, पर मुझे क्या पता था कि अभी तो सबसे बड़ा झटका मिलना बाकी है, जो इंतजार कर रहा है उसका। जैसे ही हम केबिन में पहुंचे तो वह अपनी सीट पर बैठ गई और मैं भी अपनी सीट पर गया तो केबिन में खिड़की के ऊपर लगे आईने में अपने बिखरे बाल देखकर अपने बाल संवारने लगा। तभी वह मुझसे बोली, जो भी हुआ हो अभी, पर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप मुझे बचाने आए, नहीं तो आजकल कोई अपने की भी मदद नहीं करता। थैंक्स, आप समझ नहीं सकते उस समय मैं कैसा फील कर रहा था। मेरी छाती खुशी से दूनी हुई जा रही थी। मैंने खुशी से आईने में ही उसे उसकी सीट पर देखा तो वह वहां नहीं दिखी।
तो मैंने उसे ढूंढने के अंदाज में पीछे मुड़कर देखा तो वह मुझे वही बैठी दिखी। तो मैं फिर आईने में देखने लगा तो स्वाभाविक रूप से आईने में उसे भी देखा तो वह फिर नहीं दिखी। तो मैंने फिर मुड़कर देखा तो वो वही बैठी थी। अब मैं चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अंदर तक हिल गया। मैं झटके से उसकी ओर मुड़ा तो उसने चौंक कर मुझसे पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं मुंह धोकर आता हूं। मैं लगभग दौड़ते हुए केबिन से बाहर आया और सीधा टॉयलेट में जाकर ही रुका और अंदर से कुंडी लगा ली। डर के मारे मैं इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो गया। मेरा गला सूख रहा था, मैं कांप रहा था। मैंने वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोया और उसके आईने में देखा तो वह मेरे पीछे खड़ी थी। मैं डर से एक कदम पीछे हुआ और गिरते गिरते बचा। मैंने घूमकर चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। मैंने एक बार फिर आईने में देखा तो कोई नहीं था। मैंने एक लंबी सांस खींचकर छोड़ी। मैंने अपने आप को समझाया कि अकेले होने की वजह से मुझे ना बार बार वहम हो रहा है। मैंने अपने आप को शांत किया और टॉयलेट से बाहर निकला। मैं बाहर आकर अभी कुछ कदम बढ़ा ही था कि देखा वह ट्रेन के गेट पर जो खुला हुआ था वहां खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक गुलाब था। वह 2 कदम चलकर मेरे पास आई। वह गुलाब उसने मेरी जैकेट पर लगा दिया और मुस्कुराकर बोली, आपका ज़मीर अभी तक जिंदा है, उसे यूं ही रखिएगा। उस वक्त तक उसकी नजरें झुकी हुई थीं। फिर उसने धीमे से अपनी गर्दन को तिरछा करके नजरें उठा, मेरी ओर देखा और बोली, नहीं तो। जैसे ही मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली, मैं वही बर्फ की तरह जम गया। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी मैंने उसकी सोते समय देखी थीं। पुतलियां गायब थीं और वह पता नहीं कहां हवा में विलीन हो गई। मुझे काटो तो खून नहीं था। मैं बिल्कुल सुन्न, बेहोश, सकते की हालत में पता नहीं कब तक वहां खड़ा रहा। मुझे होश शायद जब आया, जब ट्रेन अचानक किसी स्टेशन पर रुकी तो उसके झटके से मैं गिरते गिरते बचा। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो मैंने देखा वह सच में हुआ था या कोई सपना था। इतने में एग्जिट गेट, जो थोड़ी देर पहले खुला देखा था मैंने, वह बंद था। अचानक से खुला और उससे 8-10 यात्री सामान लेकर अंदर आने लगे। उनके पीछे ही एक रेलवे का कर्मचारी हाथ में कुछ कंबल और चादर लेकर आया और जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो आपका ज़मीर जिंदा है, चलिए आ जाइए। अब वो नहीं आएगी, गुलाब देकर गई है। इसका मतलब कि अपने ज़मीर को जिंदा बनाए रखना। मैंने अपनी जैकेट पर देखा तो वहां गुलाब अभी भी लगा हुआ था। मैंने डर के मारे जल्दी से उसे निकालकर गेट से बाहर फेंक दिया। मैं ही जानता हूं कि मैंने वह सफर कैसे पूरा किया। मुझे हर यात्री में वही नजर आ रही थी। मुझे किसी को कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि सब मुझे पागल समझते। घर पहुंचकर मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैं अभी भी अपने को विश्वास दिला रहा था कि जो मैंने देखा था वो सच था या सपना। मैं कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर जाकर गिरा और जो सोकर उठा तो देखा मेरी जैकेट पर वही गुलाब लगा हुआ था। मैं डर के मारे कांप उठा। उसके बाद मैं 2 दिन तक किसी से नहीं बोला, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अब मैं कभी किसी लड़की को गलत नजरों से नहीं देखूंगा। मेरे ऐसा सोचते ही वह गुलाब कहीं गायब हो गया। तो आप समझ गए ना, अपना ज़मीर जिंदा रखिएगा। और आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। सो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और भी गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी नाइट पर बने रहे। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।